हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जनवरी की 24 तारीख है और आज का ये वीडियो किसी प्लांट की केयर या किसी फर्टिलाइज़र को लेकर नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुछ तरीकों को अपनाकर हम गार्डनिंग में होने वाले खर्च को मैनेज कर सकते हैं। आज का ये अलग टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे कुछ साथी कम जानकारी के कारण गार्डनिंग में ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देते हैं और फ्रेंड, पैसों के वेस्ट होने के साथ साथ उनको जो उतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल पाते। इन सब के क्या कारण हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इन्हीं पॉइंट को इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप विंटर सीजनल या समर सीजनल पौधों को कम खरीदें और परमानेंट पौधों को ज़्यादा खरीदें, क्योंकि फ्रेंड, अगर आप सर्दियों में 20 से 30 सीजनल पौधों को खरीदते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी में आपको गमलों की रिक्वायरमेंट भी रहेगी और जितने ज़्यादा गमले होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी रहेगी। इसलिए कोशिश करें कि उन पौधों को कम खरीदा जाए जो या तो सिर्फ सर्दियों में या तो फिर गर्मी के मौसम में ही फूल देते हैं। इनकी जगह आप उन परमानेंट पौधों को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं जो सर्दियों में ज़्यादा अच्छी तरह फ्लावरिंग करते हैं। इन पौधों में जरबेरा, डहेलिया, अजेलिया और कलांचू के पौधे सबसे ज़्यादा कॉमन हैं और बोगनविलिया का प्लांट तो बरसात के कुछ महीनों को छोड़कर पूरे साल ही फूल देता है। बस इनको टाइम टू टाइम हल्की प्रूनिंग की ज़रूरत रहती है। फ्रेंड, सर्दियों में लगभग 20 से 30 तरह के पौधे नर्सरी में अवेलेबल रहते हैं जो ठंड के मौसम में ही फूल देते हैं। अगर आपने इन सब का एक एक प्लांट भी खरीद लिया तो भी ये काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए कोशिश करें कि कुछ कॉमन पौधों को ही सर्दियों के मौसम में खरीदा जाए। अपने गार्डनिंग बजट को कम करने के लिए मैंने इस बार कुछ पौधे पिटूनिया के खरीदे और एक प्लांट गजनिया का खरीदा और साथ ही दो प्लांट कैलेंडुला और पेंजी के खरीदे हैं। बाकी मेरे सारे प्लांट पिछले साल के ही हैं। गार्डनिंग में होने वाले खर्च को कम करने के लिए जो दूसरा काम आपको करना है वह है पौधों को कटिंग से ग्रो करना। अगर आप पौधों को कटिंग से ग्रो करेंगे और हर पौधों को खरीदने के लिए नर्सरी विजिट पर डिपेंड नहीं रहेंगे तो ये भी आपके बजट को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। परमानेंट पौधों की बात की जाए तो लगभग हर परमानेंट प्लांट को साल में कम से कम एक बार हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है और जनरली ये काम फरवरी के महीने में किया जाता है। जिस समय इनकी प्रूनिंग की जाती है वही समय इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने का भी होता है। अगर आपके किसी साथी के पास कोई प्लांट है जिसे आप खरीदना चाहते हैं तो आप उनसे फरवरी के महीने में उस प्लांट की कटिंग मांगकर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड, कटिंग से लगाए हुए पौधों को ग्रो होते हुए देखना एक अलग ही सुकून देता है। सीजनल पौधों की बात की जाए तो कई सीजनल पौधे ऐसे भी हैं जिनको हम कटिंग से इजीली घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इनमें मैरीगोल्ड और पिटूनिया सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये मैंने मैरीगोल्ड की कुछ कटिंग को एक छोटे से पॉट में ग्रो किया है क्योंकि इन पौधों की लाइफ साइकिल लगभग 90 दिनों तक की ही रहती है और ऐसे में इनकी कटिंग से नए पौधे तैयार करने से हम लंबे समय तक इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बार बार नर्सरी से नए प्लांट खरीदने के बजाय बीजों से नए पौधों को तैयार करना। सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर पौधों में फ्लावरिंग के स्पेंट होने के बाद बीज बनना शुरू हो जाते हैं और जब किसी प्लांट पर बीज बनना शुरू होते हैं तो फिर उनसे एक प्लांट नहीं बल्कि कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। मोस्टली अपराजिता, टिकोमा, जरबेरा, जेट्रोफा, विंका और एडिनियम जैसे पौधों में फ्लावरिंग के एंड होने के बाद सीड पॉड बन ही जाते हैं और इनमें कई बीज होते हैं। हालांकि मेरे गार्डन में सीड ग्रोन प्लांट कम ही हैं। मैं सीड से पौधों को तैयार करके अपने आसपास के लोगों को दे देता हूँ और जो प्लांट नर्सरी में 40 से 50 रुपये तक में मिलता है वो लोगों को फ्री में अवेलेबल हो जाता है। मैंने सबसे ज़्यादा एडिनियम के पौधों को बीजों से ग्रो किया है और अपने आसपास के साथियों को मैंने कई एडिनियम के छोटे पौधे गिफ्ट भी किए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अपने दूर के साथियों को भी इनके छोटे पौधे भेजूँ, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस में कोरियर चार्ज ही इतना लग जाता है कि उस कॉस्ट में एक बड़ा प्लांट भी नर्सरी पर इजीली मिल जाएगा। इसी तरह ये सभी एग्लोनिमा के पौधे हैं। मैंने इनमें से बस 4 पौधों को खरीदा था और इसकी बेस से टाइम टाइम पर जो बेबी प्लांट निकले थे उन्हीं को अलग करके मैंने आज इनके इतने सारे प्लांट बना लिए हैं। इनमें से भी मैंने कुछ प्लांट अपने आसपास के साथियों को दिए थे। फ्रेंड, एग्लोनिमा के पौधे इंडोर पौधों में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं और ये पौधे काफ़ी कॉस्टली भी मिलते हैं। इसकी किसी भी वैरायटी का प्लांट आपको 150 रुपये से कम का नहीं मिलेगा और इसके बड़े पौधे तो 500 तक की कॉस्ट में भी मिलते हैं। अगला पॉइंट है घर की चीज़ों से फर्टिलाइज़र को तैयार करना। फ्रेंड, गार्डनिंग में नए पौधों को लेने में तो खर्च होता ही है, लेकिन साथ ही हमें पौधों की सही ग्रोथ और एक अच्छी फ्लावरिंग के लिए उनमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी रहती है। हमें पौधों पर ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों तरह के फर्टिलाइज़र यूज करने पड़ते हैं। जनरली मार्च के बाद जब मौसम में कुछ गर्मी आना शुरू होती है तो फिर पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज किया जाता है। गर्मियों के मौसम में लगभग हर घर में केले आते ही हैं। केलों को खाने के बाद इनके छिलकों की एक बहुत असरदार खाद तैयार की जा सकती है
और फ्रेंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो भी केले के छिलकों से बनी खाद कम से कम गर्मी के मौसम में सबसे इफेक्टिव खाद मानी जाती है। सर्दियों में ये खाद ज़रूर थोड़ा कम असरदार रहती है, लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से फूलों और पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग तो होती ही है। साथ ही जो भी फूल आते हैं वे आकार में बड़े और लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। इस खाद को आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो 4 से 5 केले के छिलकों को लगभग 1 लीटर पानी में भिगोकर 2 से 3 दिन के लिए किसी छाया वाली जगह में रख दिया जाता है। इसके बाद इसे छानकर इस लिक्विड को उतने ही पानी में मिलाकर पौधों की मिट्टी में महीने में एक बार यूज किया जा सकता है। दूसरी मेथड में केले के छिलकों को 2 से 3 दिनों के लिए धूप में सुखा दिया जाता है और इसके बाद जब ये ठीक से सूख जाए तो इसे किसी मिक्सर में पीस लिया जाता है। इसे आप कई महीनों तक किसी बॉक्स में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। इस पाउडर को भी 1 चम्मच पर पॉट के रेशियो से महीने में एक बार प्लांट की सॉइल में यूज किया जाता है। इसके अलावा आप घर पर ही किचन वेस्ट से भी खाद तैयार कर सकते हैं, या फिर जिस समय हम अपने पौधों की प्रूनिंग करते हैं तो बेकार पत्तियों और ब्रांचेस से भी एक अच्छी कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। फ्रेंड, इसके साथ ही जब भी आप सब्जियों को धोते हैं या भिगी हुई दाल को या चावल को धोते हैं तो उस पानी को भी डायरेक्टली अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। इस बेकार पानी में भी कई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। मैं जनरली इन सभी मेथड का यूज करता हूँ। सही कहूँ तो मैं खुद तो ऐसा नहीं करता, लेकिन मेरी मम्मी इन सभी मेथड को यूज़ करती है। वे सब्जी, दाल या चावल के धोने के बाद उस पानी को पौधों के लिए यूज करती है। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो अक्टूबर या नवंबर के बाद हमको पौधों पर किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए अगर आप बस आधा किलो DAP खरीद लें तो भी यह लगभग 6 महीने तक इजीली चल जाएगी। हमारे यहाँ पर DAP 40 रुपये पर केजी के रेट से मिलती है। अक्टूबर के महीने मैंने आधा किलो इस फर्टिलाइज़र को ख़रीदा था और अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच गया है, जबकि मेरे पास 200 से भी ज़्यादा गमले हैं। इसके बाद अगर गमलों की बात की जाए तो आप पुराने डब्बे या पेंट की बाल्टियों का यूज़ पौधों को लगाने के लिए कर सकते हैं। मैं YouTube पर अपने कई साथियों के वीडियो देखता हूँ जो बेकार कंटेनर का यूज़ करके उनमें पौधों को ग्रो करते हैं। इससे भी गार्डनिंग का बजट काफ़ी हल्का हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने कभी भी गार्डनिंग के लिए पुराने कंटेनर का यूज़ नहीं किया। हाँ, मेरी मॉम ने तुलसी का पौधा और गेंदे के कुछ फूलों को पुरानी पेंट की बाल्टियों में ग्रो किया था। तभी मुझे यह आइडिया आया कि पुराने बेकार पड़ी बाल्टियों में भी पौधों को ग्रो किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये तो कुछ तरीके जिनको फॉलो करके हम अपनी गार्डनिंग के बजट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड, बार बार नर्सरी विजिट ना करें, क्योंकि हम अगर एक बार नर्सरी में चले गए तो फिर पौधों को खरीदने का मन कर ही जाता है। मैंने इस बार अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया। इस बार मैं नर्सरी पर कम ही गया, इसलिए मैंने ज़्यादा सीजनल पौधे नहीं खरीदे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद RPG। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।